मैं रिंकू कुमार केपीएस एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं इससे पहले वीडियो बनाई थी जो आपके बाबर की राजनीति, बाबर के समय में जो बाबर के समय की राजनीति दर्शाती, जब बाबर ने भारत पर क्या स्थिति थी, जब उसकी राजनीति दर्शाती जब भारत पर आक्रमण किया था। आप लोगों को तो पता है कि बाबर को आमंत्रित किया था राणा सागा, ठीक है, मेवाड़ का शासक, राजपूत शासक था, और आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, ठीक है। दौलत खां लोधी पंजाब अफगान सरदार था और दिल्ली पर वो भी शासन करना चाहता था। इसका एक चाचा था आलम खां लोधी, वो भी, क्योंकि जो दौलत खां लोधी था वो पंजाब पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था, और इसका चाचा था किसका, इब्राहिम लोधी का, क्योंकि इब्राहिम लोधी के शासनकाल में ही भारत पर, दिल्ली पर बाबर ने आक्रमण किया था। क्योंकि बुलाया किसने था, राणा सागा ने, जो मेवाड़ का शासक था बाबर को, और आपका इसका चाचा था आलम खां लोधी, उसने, ये चाचा था, वो भी दिल्ली पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था, और आपका पंजाब का अफगान सरदार था दौलत खां लोधी, ठीक है। तो ये जब ये आता है भारत में, तो ये बाबर किसको हरा देता है, इब्राहिम लोधी को, क्योंकि जो लोधी वंश का जो लास्ट शासक था कौन था, इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी के मृत्यु होने के बाद में, क्योंकि प्रथम युद्ध होता है पानीपत का, प्रथम युद्ध होता है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इब्राहिम लोधी किसको हरा देता है, मतलब सॉरी, बाबर किसको हरा देता है, बाबर किसको हरा जाता है, इब्राहिम लोधी। और कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को होता है, ठीक है। इक्कीस अप्रैल 1526 ईस्वी, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। हरा था किसको, इब्राहिम लोधी को, ठीक है। कौन हरा था, बाबर, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है, 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किन किन के बीच में, बाबर और इब्राहिम के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद में उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में वहां पे किस वंश की स्थापित करता है, ये मुगल वंश की, वहां से मुगल वंश की सत्ता को स्थापित करता है। और एक बात और, जब पहले क्या था कि जो पहले दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सागा, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है कि जब आक्रमण करने के बाद में आप वापस चले जाएंगे, जो माल लूट के, जो खजाना था उसमें से कुछ माल लूट के, तो ये उद्देश्य था किसका, बाबर का। पर क्या करता है बाबर, यहाँ स्थायी निवास करने का प्लान कर देता है। और जब उसको पता पड़ती है दौलत खां लोधी को, ठीक है, दौलत खां लोधी को और उनको भी पता पड़ती है, क्योंकि यही आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रित पता पड़ती है कि बाबर वापस नहीं जा रहा, तो एक क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के बाद में कौन, दौलत खां लोधी और क्रोधित हो जाते हैं, और आगे चलकर इनमें आपस में युद्ध होते हैं। तो फिर यहाँ से जब इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाती है, इब्राहिम लोधी की हत्या होने के बाद में वहाँ पर फिर जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, वो पानीपत का प्रथम युद्ध करता है ये बाबर, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में है। तो हत्या करने के बाद में फिर यहाँ पे स्थायी निवास बनाने का प्लान कर लेता है, किस पर, भारत पर। और फिर किस वंश की स्थापना होती है, फिर होती है मुगल वंश, ठीक है, मतलब मुगल काल, मुगल वंश में मुगल काल। और प्रथम सुल्तान कौन था इसमें, बाबर, जिसने मुगल काल में मुगल काल का सर्वप्रथम सुल्तान था, मुगल काल का संस्थापक था, और मुगल काल का कार्यकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक, ठीक है, किसका काल, बाबर का। अब आता है कि बाबर का शासनकाल कब था, 1526 से 1530 ईस्वी तक। इस बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1493 ईस्वी में। कहाँ पर, मध्य एशिया में फरगना, ठीक है, क्या है, फरगना रियासत
के अंदीजान कस्बे में। किसी कहाँ पे हुआ था बाबर का जन्म? एक तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में, ठीक है। कहाँ पे? मध्य एशिया में पड़ता है। मध्य एशिया में फरगना एक रियासत थी कि एक जगह है कस्बा अंदीजान कस्बे में बाबर का जन्म होता है। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा कौन था? ये फरगना रियासत का शासक था। जो बाबर के पिता थे कहाँ के? फरगना रियासत के शासक थे। और इससे पहले उमर शेख जो मिर्जा थे, इनके जो परिवार के उससे पहले क्या थे? कहाँ का शासक थे ये? पिता की तरफ से समरकंद के शासक थे, ठीक है। उमर शेख मिर्जा के जो पिता थे इसके बाबर के, तो वहां से उससे पहले, क्योंकि जब उमर शेख मिर्जा थे तो ये फरगना रियासत के शासक थे। उससे पहले जो इसके परिवार उससे पहले थे, क्योंकि जो उमर शेख मिर्जा है ये तैमूर के 5वां वंशज था। कौन? बाबर के, ठीक है। और चंगेज खां मंगोल की तरफ से ये 14वां वंशज था। ये आगे मैं बताऊंगा आपको। एक बात ध्यान रखना, उमर शेख मिर्जा के पिता होते एक तो जन्म कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में मध्य एशिया के फरगना रियासत के अंदीजान के कस्बे में। और पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगना रियासत के शासक थे, उससे पहले समरकंद के भी शासक थे इनके परिवार वाले, ठीक। माता कुतलुक निहार खानम। बाबर की माता का नाम कुतलुक निहार खानम। अब आता है कि तैमूर, ठीक है, पिता की तरफ से, ठीक। तैमूर जो बाबर था, क्योंकि जो उमर शेख मिर्जा थे ये तैमूर के वंशज थे, ठीक है। और जो माता थी, जो कुतलुक निहार खानम माता थी, ये चंगेज खां के वंशज थे। तो उसके बारे में आपको बताता हूं कि पिता की तरफ से बाबर 5वां वंशज था। किसका? तैमूर का, ठीक है। मतलब जो पिता के तरफ से जो बाबर जो वंशज था, किसका? तैमूर का 5वां वंशज था बाबर, ठीक है, पिता की तरफ से। और माता की तरफ से बाबर कौन से नंबर का वंशज था? क्योंकि चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां मंगोल का 14वां वंशज था, ठीक है। पिता की तरफ से तो आपका तैमूर का 5वां वंशज था बाबर, और माता की तरफ से बाबर 14वां वंशज था, जो चंगेज खां मंगोल का 14वां वंश, ठीक है। बाबर मिश्रित रक्त वाला, क्योंकि 2 वंशज हो गए, आपका तैमूर वंश हो गया और उसमें चंगेज खां, ठीक है, जो मंगोल का 14वां, जो माता की तरफ से ये 14वां था, माता की तरफ से 14वां, ठीक है, चंगेज खां वंशज। मंगोल वंशज। और पिता की तरफ से तैमूर, ठीक है, तैमूर का 5वां वंशज। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि तैमूर का 5वां वंशज, तैमूर की तरफ से 5वां वंशज था बाबर, जो पिता की तरफ से था, और माता की तरफ से चंगेज खां का मंगोल 14वां वंशज था, ठीक। और इनकी एक पैतृक उपाधि होती थी, किसकी? बाबर की। जैसे यहाँ मिर्जा लिखा हुआ है, उमर शेख मिर्जा, इनकी पैतृक उपाधि होती थी, जो इनकी पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा थी, ठीक है, मिर्जा थी। और बाबर का जो पूरा नाम है, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा। बाबर का पूरा नाम क्या है? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा। मोहम्मद बाबर मिर्जा। बाबर मिर्जा, ठीक है। तो बाबर का एक पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा, और मिर्जा इनकी पैतृक उपाधि होती थी। और क्या होता है कि जब
1494 ईस्वी में, कब 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि उस टाइम पे इसकी आयु कम होती है। तो इसके जो रिश्तेदार थे जिनका नाम है अहमद मिर्जा, ठीक है, रिश्तेदार थे, क्या नाम है, अहमद मिर्जा और महमूद खां, ठीक है, अहमद मिर्जा और महमूद खां फरगना पर अधिकार करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि 1494 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1483 में इसका जन्म होता है 14 फरवरी 1493 में। तो उस टाइम पे ये 11 साल के होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद में इसके जो रिश्तेदार हैं वो फरगना को हथियाने के लिए षड्यंत्र करना चालू कर देते हैं, जिसमें इनके रिश्तेदार, जिसमें नाम था अहमद खां, अहमद मिर्जा और दूसरा महमूद खां, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर यहाँ से इनकी एक दादी होती है, ठीक है, किसकी, बाबर की, जिसका नाम है एहसान दौलत बेगम, ठीक है। चलो इसको एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम के सहयोग से फरगना का शासक बन जाता है 11 वर्ष की आयु में बाबर। ध्यान रखना कि जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है उमर शेख मिर्जा की, जो फरगना रियासत का शासक थे, तो 1494 में मृत्यु हो जाती है। 1494 में मृत्यु होने के बाद में इसकी आयु कम होती है। तो इसके बाबर के रिश्तेदार हैं महमूद खां और अहमद मिर्जा फरगना पर शासन करना, फरगना पर शासन और नियंत्रण करने के लिए वो कोशिश करते हैं, जिससे के लिए इसकी जो दादी है उसको पता पड़ जाती है। फिर दादी के साथ में मिलकर, जो दादी का नाम है इसका एहसान दौलत बेगम, दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से 11 वर्ष की आयु में, कितनी, 11 वर्ष की आयु में बाबर शासक बन जाता है। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में बाबर शासक बन जाता है, कहाँ का, फरगना, कहाँ का बन जाता है, फरगना, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी आता है कि बाबर मुगल काल का संस्थापक कौन था, मुगल वंश संस्थापक कौन था, तो आपका संस्थापक था आपका बाबर। और बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन, ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा, ठीक है। और बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, कहाँ पर, मध्य एशिया के फरगाना रियासत के अंदीजान कस्बे में, जो बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का क्या नाम है, उमर शेख मिर्जा, ये फरगना रियासत के शासक थे। और उससे पहले इनके परिवार थे वो समरकंद के शासक थे, ठीक है। और माता का नाम कुतुब निहार खानम, ठीक है। पिता के तरफ से जो वंशज तैमूर का था, कैवा, बाबर 5वां वंशज था। और माता की तरफ से वंशज चंगेज खां मंगोल था, कैवा 14वां वंशज, ठीक है, बाबर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, बाबर मिश्रित रक्त वाला था, चगताई तुर्क था, ठीक है, क्या था, चगताई तुर्क था। कौन, क्या था बाबर, चगताई तुर्क था, क्योंकि एक तो तरफ तैमूर का वंशज होता है और दूसरी तरफ आपका चंगेज खां का वंशज होता है, तो दोनों में मिश्रित हो गए। तो इसका मिश्रित होने के कारण चगताई तुर्क था बाबर। अब क्या आता है, इनकी जो पैतृक उपाधि थी मिर्जा की उपाधि, किसकी, मिर्जा की उपाधि, पैतृक उपाधि। और बाबर का नाम आपको पता ही है, पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा था। और 1494 ईस्वी में, कब, 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदार, जिनमें अहमद मिर्जा व महमूद खां फरगना पर अधिकार करना चाहते थे। और उसके बाद में फिर बाबर क्या करता है कि बाबर की दादी होती है, जिसका नाम है आपका एहसान दौलत बेगम, के सहयोग से बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन जाता है। कितनी आयु में, 11 वर्ष की आयु में। यार ध्यान रखना, कितनी, जो फरगना का शासक बनता है बाबर के, उस टाइम में बाबर की आयु कितनी होती है, 11 वर्ष।
और कैसे किसके सहयोग से? इनकी दादी थी, जिसका दादी का नाम है एहसान, ठीक है, एहसान दौलत बेगम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एहसान दौलत बेगम। उसके बाद में क्या होता है कि जब इसके रिश्तेदार थे, ठीक है, किसके कहो 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, जो फरगना का शासक था। तो उसी टाइम पे बाबर की कम आयु होती है, तो इसके जो रिश्तेदार थे किस पे? फरगना पर अधिकार करना चाहते थे, जिनमें आपका अहमद मिर्जा और दूसरे के जो नाम है, दूसरे का नाम है आपका अहमद मिर्जा और महमूद खां। ठीक है, क्योंकि अहमद मिर्जा और महमूद खां फरगना पर अधिकार करना चाहते थे और बाबर के समय पे 11 वर्ष की मात्र आयु थी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसकी जो दादी थी, जिस दादी का नाम है एहसान दौलत बेगम, ठीक है, एहसान दौलत बेगम सहयोग से 1194 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में बाबर शासक बन जाता है। ठीक, किसकी कितनी आयु में? 11 वर्ष की आयु में। और सहयोग कौन को करता है? इसकी दादी होती है बाबर की, इसका नाम है एहसान दौलत बेगम, जो 1194 ईस्वी में ही फरगना के शासक बना देती है। फरगना का शासक बन जाता है कौन? बाबर। और फरगना का शासक बन जाता है बाबर। उसके बाद में बाबर ने अपनी दादी की प्रेरणा से समरकंद जीतने की लगातार, क्योंकि ये चाहता था, क्योंकि समरकंद भी पहले इन्हीं का ही था, जो उमर शेख मिर्जा थे उनके पहले जो शासक थे समरकंद के शासक थे। और वैसे उस टाइम पे उमर शेख जो मिर्जा थे वो फरगना रियासत के शासक थे, तो ये जीतना चाहता था समरकंद को। और बाबर ने अपनी दादी से प्रेरणा लेकर समरकंद पर कई अभियान किए। प्रथम अभियान किया था 1194 में, दूसरा अभियान किया था 1197 में और तीसरा अभियान किया था 1501 ईस्वी में। फिर 1194 ईस्वी में विफल रहा। ठीक है, बाबर का अभियान विफल रहा और 1197 ईस्वी में इसने समरकंद पर, क्योंकि फरगना का शासक तो बन गया था 11 वर्ष की आयु में, और दादी के कुछ समय के बाद में दादी से प्रेरणा से इसने समरकंद पर 3 बार अभियान किए थे, 3 आक्रमण किया था 1194 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में और 1501 ईस्वी में। अब 1194 ईस्वी का जो अभियान था वो विफल रहा था और 1197 ईस्वी का जो अभियान था इसने समरकंद पर 100 दिनों तक अधिकार करा था। किसने? बाबर ने। और 1501 ईस्वी में तीसरा अभियान था। 1501 ईस्वी में तीसरे अभियान के पश्चात 8 महीना तक इसने समरकंद पर शासन किया था। किसने? बाबर ने। और उसी समय पर सर-ए-पुल के युद्ध में, ठीक है, उसी समय में सर-ए-पुल के युद्ध में शैबानी खां उज़्बेक, ठीक है, के नेतृत्व में उज़्बेकों ने बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा था। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जब समरकंद पर ये 8 महीना तक शासन करता है तो उसी समय पे एक युद्ध होता है सर-ए-पुल के युद्ध। ठीक है, सर-ए-पुल के युद्ध में जिसमें जो नेतृत्व करता है वो शैबानी खां उज़्बेक करता है। शैबानी सेना का उज़्बेक नेतृत्व करता है और जिससे कि बाबर हार जाता है और बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ता है। और समरकंद के चक्कर में ही बाबर फरगना को भी, जो फरगना रियासत था, जो बाबर उस टाइम पे शासक बन गया था 11 वर्ष की आयु में, तो वो क्या करता है कि फरगना को छोड़कर समरकंद पर ज़्यादा फोकस करता है। और बाद में परिणाम ये निकलता है कि बाबर के पास में समरकंद भी नहीं रहता और बाबर के पास में फरगना रियासत भी नहीं रहती। बाद में इस पे एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है। ठीक है, छोटा टुकड़ा रह जाता है। छोटा टुकड़ा जो रह जाता है वो क्या है कि एक छोटे से पहाड़ी प्रदेश था खोजंद। ठीक है, खोजंद पर बाबर का अधिकार बचा था। किस पर? खोजंद पर। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन जाता है कि बाबर कितनी वर्ष की आयु में, ठीक है, बाबर कितनी वर्ष की आयु में शासक बना था सर्वप्रथम? तो कै वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, और बाबर के पिता की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1494 ईस्वी में। ठीक है,
इसके रिश्तेदार किसको हथियाना चाहते थे? फरगना को। ठीक है, तो फरगना को हथियाना चाहते थे, जिसमें आपका इनका अहमद खां था, और आपका अहमद खां था, और दूसरा था महमूद खां। ठीक है, अहमद मिर्जा था, जिसका नाम अहमद मिर्जा था, एक रिश्तेदार था, और दूसरे थे आपके महमूद खां। ये फरगना को हथियाना चाहते थे और फरगना पर शासन करना चाहते थे। तो उसी समय पे इसकी दादी थी 1194 ईस्वी में, जिसका नाम है एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम उसी समय में, जब मृत्यु होती है 1494 में, तो 1494 में ही इसकी दादी रहती है एहसान दौलत बेगम, वो फरगना का शासक बना देती है। किसको? बाबर को। और उस टाइम में बाबर की जो आयु रहती है वो 11 वर्ष की रहती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये होगा कंप्लीट। अब पूछता है कि जो समरकंद, ठीक है, क्योंकि जो दादी थी इसकी बाबर की, उनको प्रेरणा स्रोत मानकर ये समरकंद पर अभियान करता है। प्रथम अभियान 1494, दूसरा अभियान 1497 और तीसरा अभियान करता है 1501 ईस्वी में। ठीक है, तो 1 ईस्वी में करता है। तो जो 1494 ईस्वी का अभियान रहता है वो विफल रहता है बाबर का। उसके बाद में 1497 ईस्वी में समरकंद पर ये 100 दिन तक शासन करता है। फिर उसके बाद में 1501 में तीसरा अभियान करता है। तो उसके 8 महीने, उसके पश्चात 8 महीने तक बाबर समरकंद पर शासन करता है। और शासन करने के बाद में तो उसी समय में एक सेवीना, ठीक है, एक युद्ध होता है उसी समय 1194 ईस्वी में। युद्ध का नाम है सारे पुल के युद्ध। कब? 1194 में। ठीक है, जब समरकंद में 8 महीने तक शासन करता है बाबर, तो उसी समय पे युद्ध होता है सारे पुल के युद्ध में। ठीक है, सारे पुल के युद्ध में, जिसमें जो नेतृत्व करता है शहबानी खां उजबेक। ठीक है, इसका नेतृत्व करता है शहबानी खां उजबेक के नेतृत्व में। उजबेकों ने बाबर को हराकर और किस पर अधिकार कर लेता है? समरकंद का। ठीक है, क्योंकि शहबानी खां उजबेक था, वो बाबर को हरा देता है, और मतलब बाबर के हाथ से, बाबर के जो 8 महीना बाबर समरकंद पर शासन करता है, तो उसका शासन किसका हो जाता है? उजबेकों का, जिसमें शहबानी खां उजबेक के नेतृत्व में, और समरकंद को हथिया लेता है कौन? उजबेक। ठीक है, और हथियाने के बाद में इसके प्रयास में, समरकंद के प्रयास में, जो बाबर कहाँ का शासक रहता है? फरगना का। तो इसके चक्कर में फरगना का शासन भी बाबर के हाथ से निकल जाता है, समरकंद का शासन निकल जाता है हाथ से, और फरगना का रियासती फरगना का शासक था उसको भी हाथ से निकल जाता है, दोनों, फरगना का भी और आपका समरकंद का भी। फिर क्या होता है कि बाबर के पास में एक छोटी सी पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी प्रदेश था, जिसका नाम था खोजंद। ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, बाबर के पास में रह जाता है। बाबर के पास में, क्योंकि समरकंद भी छिन जाता है बाबर से, फरगना भी छिन जाता है। उसके बाद में एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, पहाड़ी प्रदेश क्षेत्र होता है, प्रदेश, और क्या नाम है उसका? खोजंद। खोजंद। ठीक है, क्या? खोजंद पर बाबर का अधिकार बचा था। ठीक है, क्योंकि जो ये यहाँ से जाता है, एक पहाड़ी प्रदेश होता है खोजंद। ठीक है, खोजंद पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी प्रदेश होता है। केवल बाबर पे इसका ही छोटा सा अधिकार रह जाता है, बाकी के समरकंद के भी हाथ से निकल जाता है, फरगना भी हाथ से निकल जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समरकंद पर कब आक्रमण किया था? तो 1494, 1497 और 1501 ईस्वी में। तो समरकंद 1494 ईस्वी में विफल रहा था,
और 1497 ईस्वी में 100 दिन तक शासन करता है और 1501 में 8 महीने तक शासन करता है। उसके बाद में जो शैबानी खां उज्बेक होते हैं वो समरकंद को छीन लेते हैं, समरकंद को उन पर अधिकार हो जाता है और अधिकार होने के बाद में ये जब इसके समरकंद के प्रयास में ये फरगना को भी छोड़ देता है, छोड़ना पड़ता है इसको, और छोड़ना पड़ने के बाद में फरगना भी इसके हाथ से निकल जाता है और आपका समरकंद भी हाथ से निकल जाता है। फिर इस पे बाबर का जो अधिकार रहता है, एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश होता है खोजंद, ये खोजंद का मात्र बाबर अधिकारी रह जाता है और खोजंद का बाबर का अधिकारी रह जाने के बाद में ऐसी स्थिति में बाबर को अफगानिस्तान की पंचशील पहाड़ियों में भटकना पड़ा था, क्योंकि एक तो एक पहाड़ी प्रदेश था खोजंद, इस पर अधिकार रह जाता है मात्र बाबर का, तो इसकी जो अफगानिस्तान के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसमें बाबर को भटकना पड़ा था। और इसी के दौरान बाबर ने अफगानिस्तान में दिक्कात नामक गांव के मुखिया की वृद्धामा मतलब ओल्ड मैन वृद्धामा से तैमूर भारत अभियान का विवरण सुना था। किससे विवरण सुना था? क्योंकि जब ये दोनों समरकंद भी हार जाता है और आपका फरगना भी हार जाता है तो इस पे बाबर का किस पे अधिकार रह जाता है? केवल छोटा सा एक प्रदेश था, ठीक है, पहाड़ी प्रदेश था ये खोजंद, खोजंद पर मात्र बाबर का अधिकार रहता है। और अधिकार होने का मतलब अफगानिस्तान की जो घने जंगल थे, अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ थी उसमें भटकता रहता है बाबर। और भटकने के बाद में अफगानिस्तान की एक औरत थी, ठीक है, अफगानिस्तान की औरत थी वृद्धा, वो उस टाइम पे दिक्काट नामक गांव की मुखिया थी। किस गांव की? दिक्काट। तो उसमें क्या होता है, एक पहाड़ी प्रदेश रह जाता है किस पे? बाबर पे। तो बाबर पहाड़ी प्रदेश रहता है जिसका नाम था खोजंद। अब ये क्या करता है, जब छोटा सा ये प्रदेश रह जाता है तो जो अफगानिस्तान, क्योंकि क्या होता है अफगानिस्तान में भटकता रहता है और अफगानिस्तान भटकने के बाद में ये अफगानिस्तान में एक गांव पड़ता है जिसका नाम था आपका दिक्काट। दिक्काट की गांव की मुखिया होती है, उसके मुंह से ये भारत के बारे में सुनता है। कौन? बाबर। वहीं से ये स्टार्ट कर देता है कि बाबर वहां से स्टार्ट क्या कर देता है? बाबर शासन। बाबर का एक छोटे से पहाड़ी प्रदेश, ठीक है, क्योंकि बाबर पे एक हिस्सा रह गया था जो, क्योंकि समरकंद भी इसका छिन गया था और आपका फरगना भी छिन गया था, तो इस पे छोटा सा हिस्सा रह गया था जो पहाड़ी प्रदेश था जिसका नाम था खोजंद, ठीक है। खोजंद पर अधिकार रह गया था बाबर का मात्र। अब क्या था, ऐसी स्थिति में बाबर को अफगानिस्तान की पंचशील, ठीक है, जब ये छोटा सा राज्य रह गया था तो सिंपल सी बात है, पहले समरकंद, पहले फरगना का शासक था, अच्छे युद्ध रहता, उसने युद्ध भी लड़े थे, अभियान भी करा था। उसके बाद में उसको छोड़कर समरकंद के ज़्यादा इसने फोकस किया, जिससे कि समरकंद पे इसने शुरू में 100 दिन तक शासन किया, उसके बाद में 8 महीना तक शासन किया। और उसके बाद में उज्बेकों ने, जो शैबानी खां उज्बेकों ने इस पर किस पर? समरकंद पर अधिकार कर लिया और वहाँ से उस पर भी स्पेस भी, जिससे बाबर से वो भी छिन गया। तो समरकंद भी छिन गया और आपका फरगना भी छिन गया। फिर इस पे बाबर पे एक छोटा सा हिस्सा रह गया था जो पहाड़ी प्रदेश था खोजंद पर अधिकार रह गया था बाबर का। अब क्या होता है कि ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की जो पंचशील पहाड़ी हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की पंचशील जो पहाड़ी हैं में, ये पंचशील पहाड़ियों में इसको भटकना पड़ा। उसमें थोड़ा कुछ दिन के लिए जीवन यापन कर लिया, संघर्ष करना पड़ा उसमें, क्योंकि जब अफगानिस्तान की जो पंचशील जो पहाड़ी थी वो उसमें भटकता रहा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में ही, और पहाड़ी क्षेत्र में ही जिस पे अधिकार था, ऐसे खोजंद ये पहाड़ी क्षेत्र में था
और अफगानिस्तान के जो पहाड़ी क्षेत्र था पंजशील पहाड़ी, ये उसमें भटकता रहा। कौन? बाबर। उसी दौरान बाबर ने अफगानिस्तान में, ठीक है, क्योंकि उसी दौरान बाबर ने अफगानिस्तान में, कहाँ पर? अफगानिस्तान में गांव था जिस गांव का नाम है दिक्काट, ठीक है, गांव का क्या नाम है? दिक्काट। दिक्काट की एक मुखिया थी, दिक्काट नामक गांव की मुखिया थी। बाबर ने तैमूर के बारे में वहां से सुना था, ठीक है। किसने? उसी दौरान जब ये भटकता रहा अफगानिस्तान की पंजशीला पहाड़ियों पर और पहाड़ी प्रदेश पर अधिकार था खोचंद पर, तो ये भटकते भटकने होने के बाद में अफगानिस्तान में ही एक दिक्काट नामक गांव की मुखिया थी, ओल्ड मुखिया थी, वृद्धा थी, उससे द्वारा ही इसने तैमूर के भारत अभियान का विवरण सुना था, क्योंकि उससे पहले इसको जानकारी नहीं थी। एक तो ये पहले उससे अल्पसंख्यक था, छोटी आयु का था, तो जिससे समरकंद छिन जाता है, फरगना भी छिन जाता है, एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश रह जाता है खोचंद, उस पर अधिकार रह जाता है। और अधिकार नहीं होने के बाद में फिर क्या करता है कि अफगानिस्तान के पंजशील पहाड़ी होती हैं उसमें भटकता रहता है। और भटक देने के बाद में अफगानिस्तान में दिक्काट नामक एक गांव रहता है, उसकी मुखिया रहती है वृद्धा, ओल्ड वोमेन। उससे ये किससे बढ़िया से तैमूर के भारत का अभियान के बारे में सुनता है बाबर। और अतः पहली बार बाबर के मस्तिष्क में भारत पर आक्रमण का विचार आया था। ये काफी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और यूपीएससी और यूपीएसएससी और जीडी, मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? पहली बार बाबर के मस्तिष्क में, पहली बार किसके? बाबर के मस्तिष्क में भारत पर आक्रमण, ठीक है, विचार आया। कब आया था? जब ये पंजशील पहाड़ी में घूमता भटकता रहता है, तो अफगानिस्तान में एक गांव होता है दिक्काट गांव, उस गांव की एक मुखिया होती है, उसके मुखिया के मुंह से ये तैमूर के भारत अभियान का विवरण सुनता है। और उसके बाद में इसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं अब भारत पर आक्रमण करूंगा, भारत पर शासन करूंगा। फिर ये इसलिए बोला जाता है कि पहली बार बाबर के मस्तिष्क के भारत पर आक्रमण का विचार आया था। उसके बाद में क्या होता है कि अफगानिस्तान में बाबर के चाचा, अफगानिस्तान में बाबर के चाचा रहता है जिसका नाम था उलुग शेख मिर्जा, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक चाचा रहता है इसका बाबर का, जिसका नाम है उलुग शेख मिर्जा। ये काबुल पर शासन करता है और काबुल पर इसका अधिकार रहता है। और अधिकार रहने के बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में इसका एक लड़का होता है जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक काबुल का शासक बना दिया जाता है। और इसका जो वजीर होता है किसका? अब्दुल रज्जाक का वजीर होता है मुकीम आरगो, ठीक है। कौन? मुकीम आरगो किसकी? बाप के अब्दुल रज्जाक की हत्या कर देता है, किसकी? हत्या कर देता है और काबुल का शासक बन जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कि बाबर पे कौन सा क्षेत्र रह गया था समरकंद और फरगना के बाद में? तो कौन सा रह गया था? पहाड़ी प्रदेश खोचंद, ठीक, उस पर अधिकार रह गया था। फिर वो आता है ऐसी स्थिति में बाबर कहाँ पर भटक रहा था और कौन सी जगह थी जिसमें बाबर भटकता रहा था? तो कौन सी थी? अफगानिस्तान की एक जगह थी पंजशील पहाड़ी, ठीक है, पंजशील पहाड़ी में भटकता रहा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन हो जाता है कि बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ पर सुना था तैमूर के बारे में कि भारत में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो कहाँ पर सुना था? वो गांव का नाम था तिक्कट, ठीक है। तिक्कट या तिक्काट नामक एक मुखिया थी वृद्धा, ओल्ड वोमेन, उसके नाम उसके मुंह से कहानी की या किसी उससे सुना था। और जब इसके बाबर के दिमाग में एक उपज आती है क्या कि मस्तिष्क में भारत पर आक्रमण का विचार आया था, क्योंकि वहाँ पर ही इसके दिमाग में एक वहाँ पे जब इसे सुनता है तो वहाँ से ही इसका दिमाग पलट जाता है और इसके दिमाग में क्या सोचता है कि भारत पर आक्रमण करने का विचार बना लेता है। अब क्या होता है कि अफगानिस्तान में इसका एक चाचा था उलुग खान शेख मिर्जा,
क्या नाम, उलुग खां शेख मिर्जा ने काबुल पर अधिकार कर रखा था और केंद्र बनाकर, काबुल को केंद्र बनाकर शासन किया था। किसने, उलुग शेख मिर्जा ने काबुल को केंद्र बनाकर, ठीक है, काबुल को केंद्र बनाकर शासन किया था। किसने, उलुग शेख मिर्जा ने। उसके बाद में क्या होता है, इसकी मृत्यु के बाद अल वैसक, मतलब वैसक का मतलब होता है उसकी, जैसे आपकी इसकी भी उम्र थी 11 वर्ष, अल्सक में आएगा 9 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 18 साल से नीचे, तो ये इसका एक पुत्र होता है, क्योंकि उलुग शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र होता है रजा काबुल, ठीक है, रजा अब्दुल रजाक। फिर ये अब्दुल रजाक काबुल का शासक बन जाता है और इसका जो अब्दुल रजाक का जो एक वजीर होता है मुकीम आरगो, इसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में काबुल पर स्वयं अधिकार कर लेता है। 1504 ईस्वी में बाबर ने मुकीम आरगो को पराजित करा था और काबुल पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि इसका क्या था कि इसका चाचा था, किसका, बाबर का चाचा था, जो अफगानिस्तान के काबुल को केंद्र बनाकर शासन कर रहा था। तो उसी समय पे इसके चाचा का नाम क्या था, इसके चाचा का क्या नाम था, उलुग शेख मिर्जा, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में बाबर का चाचा था उलुग शेख मिर्जा ने काबुल को केंद्र बनाकर शासन किया था। उसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके चाचा की, किसकी, उलुग शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, तो उसका एक पुत्र होता है, आसंग पुत्र होता है, उसकी कमाई होती है, तो जिसका नाम है अब्दुल रजाक काबुल का शासक बन जाता है, शासन करने लगता है। जबकि अरसक में छूटा था, तो उसका एक वजीर होता है, वजीर का नाम होता है मुकुम आरगो, ठीक है, मुकुम आरगो अब्दुल रजाक की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में काबुल पर अपनी वो सत्ता स्थापित कर देता है और काबुल पर अधिकार कर लेता है। तो उसी समय में क्या होता है कि 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में बाबर ने इसी मुकीम आरगो को पराजित करके इसकी हत्या कर और काबुल पर अधिकार कर लेता है। कौन, बाबर। कब, 1504 ईस्वी में। और 1507 ईस्वी में ही काबुल में अपनी एक पैतृक उपाधि होती है, किसकी, मिर्जा की, और इसको मिर्जा पैतृक उपाधि होती है, इनकी मिर्जा उपाधि होती है, पैतृक उपाधि। इसको त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण कर लेता है बाबर, ठीक है, क्योंकि 1504 ईस्वी में काबुल पर शासन कर रहा था मुकीम आरगो, जो ये वजीर था किसका, अब्दुल रजाक का। और इसका ये अब्दुल रजाक, क्योंकि इसका अब्दुल रजाक रिश्ते में भाई लगता था, क्योंकि जो उस टाइम पे अफगानिस्तान काबुल को केंद्र बनाकर इसका चाचा था उलुग शेख मिर्जा, क्योंकि इसका सगा चाचा था उलुग शेख मिर्जा, जो काबुल पर शासन कर रहा था। उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसकी मृत्यु होने के बाद में उसका एक लड़का अलसग लगता है, मतलब कम आयु होती है वहां पर शासक, क्योंकि उसका और कोई शासक नहीं था, क्योंकि उस पे एक ही उस टाइम पे वो अलसग ही पुत्र था। उसको वहां के जो जनता है उसको शासक बना देती है, कहाँ का, काबुल का, जिसका नाम है अब्दुल रजाक। और अब्दुल रजाक इसका एक वजीर था, किसका, अब्दुल रजाक का। वो इसका फायदा उठाकर, क्योंकि अलसग था, फायदा उठाकर उसकी हत्या कर देता है। कौन, मुकीम आरगो नाम रहता है उसका। हत्या करने के बाद में फिर काबुल पर वो अपना दायित्व और अपना उसके पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में फिर 1504 ईस्वी में बाबर ने इसी वजीर को, किसको, मुकीम आरगो को पराजित कर उसकी हत्या करके काबुल पर अधिकार कर लेता है। कौन, बाबर। और 1507 ईस्वी में काबुल में, क्योंकि बाबर की जो पैतृक उपाधि होती थी, क्या थी, मिर्जा को त्याग कर, कब, 1507 ईस्वी में काबुल में ही मिर्जा को त्याग कर एक उपाधि धारण करता है। कौन, बाबर, पातशाह की उपाधि धारण कर लेता है। अब क्या होता है कि 1501 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1501 ईस्वी में मर्व के युद्ध में ईरान का शिया शासक होता है, जिसका नाम है इस्माइल, ठीक है, ने शेबानी शासक, एक ईरानी शिया शासक, ठीक है, ईरानी शिया शासक इस्माइल, ठीक है,
इस्माइल शेरवानी खां उज़्बेक को पराजित करके उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में समरकंद पर अधिकार कर लेता है। तो उसी समय पे समरकंद का जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और इसने क्या कहा कि 1511 ईस्वी में, ठीक है, 1511 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण करता है। किसके सहयोग से? जो शाह इस्माइल था, ईरानी शासक था, उसके सहयोग से समरकंद पर शासक आक्रमण करता है और 1511 में समरकंद को ये छीन लेता है। और उसके बाद में क्या होता है कि बाबर का विद्रोह होने लगता है। जो वहाँ की जनता थी सुन्नी थी, तो सुन्नी विद्रोह करती है और विद्रोह इसलिए करती है क्योंकि इसने सियाओं से सहायता मांगी थी, इसलिए वहाँ की जनता सुन्नी ज़्यादा होती है। सुन्नी इस पर बाबर का विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह होने के बाद में बाबर यहाँ से भी इसको छोड़ना पड़ता है, किसको? समरकंद को। और छोड़ने के बाद में 1512 ईस्वी में बाबर हमेशा के लिए समरकंद छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में इसके समझ भारत की ओर बढ़ने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि 1504 ईस्वी में जब इसका अफगानिस्तान में काबुल केंद्र मानकर इसका चाचा होता है, किसका? बाबर का, जिसका नाम है उलुग शेख मिर्जा, ठीक है। उलुग शेख मिर्जा वहाँ का शासन करता रहता है, शासक करता है कहाँ का? काबुल पर शासन करता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है उलुग शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद में इसका एक अल्पसंख्यक पुत्र रहता है, उसे कम आयु होती है, जिसका नाम है अब्दुल रजा। अब्दुल रजा काबुल का शासक बन जाता है। उसको काबुल का मतलब शासक बना देते हैं। अब क्या होता है कि अब्दुल रजा का एक वजीर होता है जिसका नाम है मुकीम आर्गो। मुकीम आर्गो अब्दुल रजा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में फिर काबुल पर किसका शासन हो जाता है? काबुल पर किसका शासन हो जाता है? जो अब्दुल रजा का वजीर था मुकीम आर्गो, ठीक है, उसका शासन हो जाता है काबुल पर। तो 1504 ईस्वी में बाबर ने उसी वजीर को, किसको? मुकीम आर्गो को पराजित करने के बाद में, कब? 1504 ईस्वी में पराजित करने के बाद में उसकी हत्या कर देता है और काबुल पर किसका अधिकार हो जाता है? काबुल पर हो जाता है बाबर का अधिकार, ठीक। उसके बाद में 1507 ईस्वी में, कब? 1507 ईस्वी में काबुल में ही एक बाबर की जो पितृक उपाधि होती थी मिर्जा, क्योंकि बाबर की पितृक उपाधि थी मिर्जा, उसको त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण कर लेता है बाबर। फिर जब 1501 ईस्वी में मर्व के युद्ध में, ठीक है, 1501 ईस्वी में मर्व के युद्ध में ईरान का शिया शासक होता है इस्माइल, ठीक है। 1501 ईस्वी में मर्व के युद्ध में ईरान का शिया शासक होता है इस्माइल, किसको हराता है? वो ये हराता है शेरवानी खां उज़्बेक को, ठीक है। शेरवानी खां उज़्बेक को हराने के बाद में उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में फिर समरकंद पर किसका शासन हो जाता है? शाह इस्माइल का शासन हो जाता है। और जब ये आक्रमण होता है, उसकी हत्या कर देता है, तो समरकंद की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाती है और वहाँ का जो अव्यवस्था है उसमें समरकंद में अवस्था उत्पन्न हो जाती है, विद्रोह होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि 1511 ईस्वी में बाबर और जो ईरान का शासक था शाह इस्माइल समरकंद पर आक्रमण करता है और समरकंद पर आक्रमण करने के बाद में वहाँ की जनता है, क्योंकि वहाँ की उस टाइम पे समरकंद जनता थी सुन्नी थी, सुन्नी जनता विद्रोह कर देती है किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। अब बाबर के खिलाफ से विद्रोह हो जाता है तो ज़्यादा आपत्ति जाती है बाबर को। तो बाबर को जब विद्रोह होने के बाद में, और विद्रोह क्यों करती है ये भी पॉइंट पूछ जाता है, विद्रोह इसलिए करती है क्योंकि बाबर किसकी सहायता लेता है? शिया समुदाय की, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जनता की समरकंद जनता थी वो सुन्नी थी और शिया था, क्योंकि जो आपका ईरान शासक शिया शासक था इस्माइल शासक था ईरान का, उसकी सहायता लेता है, वो शिया था। वहाँ की जनता इसलिए नाराज थी क्योंकि इसने शिया की सहायता ली है, इसलिए कि वहाँ विद्रोह हो जाता है। सुन्नी जो समुदाय विद्रोह कर देते हैं बाबर के खिलाफ और विद्रोह करने के बाद में बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ता है और आपका 1512 ईस्वी में बाबर समरकंद को पूर्ण रूप से छोड़ देता है। कब? 1512 ईस्वी में बाबर को हमेशा के लिए समरकंद को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में इसके पास में कोई उपाय नहीं बचता सिवाय भारत की तरफ। तो इसके समक्ष भारत की ओर बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, तो क्वेश्चन हो जाता है कि पातशाह की उपाधि कब धारण की थी?
1507 ईस्वी में, ठीक है। और उस टाइम पे पैतृक उपाधि क्या थी, मिर्जा थी। मिर्जा को त्याग कर 1507 ईस्वी में कहाँ पर, काबुल में पातशाह की उपाधि धारण करता है बाबर। फिर पूछता है कि 1504 ईस्वी में बाबर ने किसको हराया था। तो 1504 ईस्वी में बाबर ने अब्दुल रज्जाक का एक वजीर था जिसका नाम था मुकीम आरगो, जो काबुल पर, क्योंकि अब्दुल रज्जाक मृत्यु के बाद में उसका वजीर उस पर अधिकार कर लेता है काबुल पर, और अधिकार करने के बाद में फिर 1504 ईस्वी में बाबर उसको पराजित करने का उसकी हत्या कर देता है। फिर शासक बन जाता है बाबर, ठीक। उसके बाद में 1501 ईस्वी में, उससे पहले 1501 ईस्वी में युद्ध होता है मर्व का युद्ध, ठीक है। कौन, मर्व का युद्ध होता है। उस युद्ध में ईरान का शिया होता है शासक जिसका नाम है इस्माइल। वो इस्माइल किसको हरा देता है, शैबानी खां उज़्बेक को हरा देता है, और हराने के बाद में उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में समरकंद में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अव्यवस्था उत्पन्न होने के बाद में काफ़ी विद्रोह होते हैं। फिर 1511 ईस्वी में शाह इस्माइल, जो ईरान का शिया शासक शाह इस्माइल, और बाबर किसकी सहायता लेता है, शाह इस्माइल जो ईरान का शिया शासक था उसकी सहायता लेता है, और फिर सहायता समरकंद पर आक्रमण करता है। और जो समरकंद पर आक्रमण करने के बाद में बाबर के विरुद्ध फिर विद्रोह, वहाँ की शिया जनता, सुन्नी जनता थी, वो विद्रोह कर देती है, जिससे कि बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ता है। और 1512 ईस्वी में बाबर पूर्ण रूप से समरकंद को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद में फिर इसके बाद के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचता, ठीक। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बाबर के समय में, क्योंकि जो बाबर का उस टाइम पे समय था, तो उसके बारे में बाबर के समय की राजनीतिक दशा, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आपकी बाबर के समय की राजनीतिक दशा, जो वीडियो बनाई थी। अब ये दूसरा भाग है बाबर, ठीक है। क्योंकि बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी में मुगल वंश में प्रथम शासक ही थे, आपको पता ही है, शासन किया था। उसके बारे में बाबर का बचपन का नाम, बाबर मतलब बाबर का पूरा नाम, माता का नाम, तो ये बाबर की एक इतिहास बताया है। अब आता है इसके बाद में, क्योंकि पहले ये नहीं आता है, क्योंकि भारत में आता है तो उस टाइम में क्या होता है कि अब ये भारत में आएगा, ठीक। क्योंकि अब ये भारत में आएगा, और आमंत्रित कौन करेगा, जो आपके वही राणा सागा और दौलता खां लोधी और आलम खां लोधी। अब फिर उसके बाद में अब इसके अभियान चालू हो जाएंगे, और जो प्रथम अभियान था उसका पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से इसके अभियान चालू हो जाते हैं, और यहाँ से ये भारत की तरफ आ जाता है। और भारत की तरफ कैसे आता है, तो ये इसका क्या है कि जो भारत की तरफ ये आता है कि भारत की तरफ सर्वप्रथम आता है एक दर्रा होता है खैबर दर्रे, ठीक है। खैबर दर्रे से, किससे, खैबर दर्रे से आता है कौन, बाबर, भारत में, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस दर्रे से आया था बाबर। तो बाबर ने खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसने 1519 ईस्वी के प्रारंभ में ही पहला भारतीय पश्चिमोत्तर, ठीक है, जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा वो अभियान के बारे में, बाबर के भारत पर अभियान, क्योंकि काफ़ी यहाँ से, और ये जो मुगल काल है काफ़ी एक पॉइंट इसका मोस्ट है, इसलिए पूरा वीडियो को देखें। और KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे कि आपसे आशा है। धन्यवाद।